गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्पाईवेयर एंड मालवेयर। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एप्पल ने रिसेंटली आईफोन यूज़र्स को इंडिया में और 91 अदर कंट्रीज़ में वार्निंग दी है कि उनके जो है आईफोन्स जो है वो स्पाईवेयर, मर्सनरी स्पाईवेयर नाम से जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो स्पाईवेयर और मालवेयर ये दोनों होते क्या हैं? स्पाईवेयर और मालवेयर दोनों हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके डिवाइस को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए या डैमेज करने के लिए बनाए जाते हैं। स्पाईवेयर जो है, फोकस उसका रहता है कि आपकी जो यूज़र एक्टिविटी है उसके ऊपर नज़र रखी जाए। मालवेयर का अलग जो है ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपके डिवाइस को डिसरप्ट या डैमेज करना चाहते होते हैं। ठीक है, अगर हम मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक्स देखें, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को ही टारगेट कर रहे हैं, सबके लिए नहीं बने हैं ये ऑफ कोर्स। और ये रेगुलर साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी या कंज्यूमर मालवेयर को सरपास कर जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं, और क्योंकि इसका बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है तो इनको डिटेक्ट करना भी इसलिए बहुत ही मुश्किल होता है, प्रिवेंट करना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिजिटल थ्रेट्स हैं ये ग्लोबली, और इनको डिज़ाइन किया जाता है कि ये रिमोटली इन्फिल्ट्रेट कर सकें, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें स्मार्टफोन्स को। मॉनिटर की जाती है इससे मूवमेंट्स और कम्युनिकेशन। प्राइवेट डेटा को भी स्टील किया जाता है। कई केसेस में गवर्नमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ भी जो हैं वो मर्सनरी स्पाईवेयर को खरीदती हैं ताकि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और एक्टिविस्ट्स को जो है टारगेट किया जा सके। कंपनीज जो कि मर्सनरी स्पाईवेयर को प्रोड्यूस कर रही हैं वो एनएसओ ग्रुप, फिनफिशर, हैकिंग टीम, ये सब कंपनीज हैं। और ये इन्फिल्ट्रेट करने के लिए एनएसओ का ग्रुप जो फ्लैगशिप स्पाईवेयर है पेगासस, ये डिवाइसेस को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए रिमोटली और एक्सेस करने के लिए कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस और अदर फाइल्स उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो पेगासस स्पाईवेयर है क्या? ये एक ऐसा मैलवेयर है या स्पाईवेयर है जो कि एनएसओ ग्रुप इजराइल के उन्होंने डेवलप किया है, और ज़ीरो क्लिक वल्नरेबिलिटीज़ को ये एक्सेस करता है। अब हम समझेंगे कि ज़ीरो क्लिक वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ। तो ये आपके फ़ोन का सारा डेटा जो है वो एक्सेस ले सकता है, उसका रियल टाइम एक्सेस आ जाता है उनके पास, जिसने भी ये पेगासस स्पाईवेयर जो है डाला है आपके पास। ठीक है, तो ज़ीरो क्लिक वल्नरेबिलिटीज़ या ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है कि आपने खुद कुछ नहीं किया, आपने कहीं कुछ क्लिक नहीं किया, फिर भी जो है आपका डेटा जो है वो सब जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ये स्पाईवेयर जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। कैसे होता है कि कई बार जैसे है पेगासस में देखा गया था कि व्हाट्सएप की एक कॉल आती है, आप वो कॉल उठाओ या ना उठाओ, बस आपके फ़ोन में जो है वो उसकी वजह से जो है पेगासस जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो आपने कुछ कंसेंट नहीं दिया किसी भी फॉर्म में, लेकिन फिर भी वो जो है स्पाईवेयर आपके उसमें फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स जो है उन्होंने ये वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है वो कंपाइल किया है। पहला है ये, ऑफ कोर्स अभी तक का पहला वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है, और ये मेजर साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूएनएसडब्ल्यू कैनबेरा ने मिलकर इसको जो है बनाया है, और लगभग 92 लीडिंग साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, उनके सर्वे से इसमें डेटा लिया गया है। लगभग 100 कंट्रीज़ को ये रैंक करता है। रशिया इसमें टॉप लिस्ट पर आया है, फिर यूक्रेन, चाइना, यूएस, नाइजीरिया और रोमेनिया। इंडिया जो है वो नंबर 10 पर आया है। लेकिन कुछ ऐसे साइबर क्राइम भी हैं जो पर्टिकुलरली कुछ कंट्रीज से ही एसोसिएटेड है। जैसे यूएस में जो है अगर हम साइबर क्राइम देखें तो डेटा और आइडेंटिटी थेफ्ट पर ज़्यादा फोकस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और ये इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 7.7% रिवाइज़ कर दिया है। पहले उन्होंने 6.7% कहा था, और नेक्स्ट ईयर के लिए 7.2% उन्होंने बोला है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो दिसंबर 1966 में बनाया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉपरेशन जो है फॉस्टर करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ की। तो एडीबी जो है वो मेंबर्स और पार्टनर्स को असिस्ट करता है लोन्स देने में, टेक्निकल असिस्टेंस देने में, ग्रांट्स में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, और ये फाइनेंसिंग भी देता है कुछ सर्टेन प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में। एडीबी रेगुलरली फैसिलिटेट करता है पॉलिसी डायलॉग्स और एडवाइजरी सर्विसेज भी देता रहता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में लोकेटेड है। और अगर हम मेंबर्स देखें तो 68 मेंबर्स इसमें जो है वो टोटल अभी मेंबर्स हैं, और जिसमें से 49 जो है वो एशिया के हैं, और 19 जो हैं वो
आउटसाइड एशिया के हैं, ठीक है। तो एडीबी जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा रन होता है, ठीक है, और ये लगभग वर्ल्ड बैंक के ऊपर ही मॉडल इसको किया गया है। इसके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो जापान और यूएस हैं, दोनों के सिमिलर शेयर होल्डिंग है। सेकंड लार्जेस्ट है चाइना, थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया और फोर्थ लार्जेस्ट है ऑस्ट्रेलिया। मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से ही इसकी फंडिंग आती है। अगर इंडिया और एडीबी का हम देखें टाइज, तो फाउंडिंग मेंबर रहा है इंडिया एडीबी का, और जब से ऑपरेशन शुरू हुए हैं एडीबी के 1986 में, तो एडीबी ने अपने ऑपरेशंस कंट्री में भी चलाए हैं हमारे, ठीक है। एडीबी ने लगभग 605 पब्लिक सेक्टर लोन्स, ग्रांट्स और टेक्निकल असिस्टेंस दी है $52.6 बिलियन की इंडिया में। और $350 मिलियन का लोन अगर हम देखें तो सिटी ऑफ चेन्नई को दिया गया कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। $350 मिलियन का लोन दिया गया महाराष्ट्र के रोड नेटवर्क को डेवलप करने के लिए 10 लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो अगर हम की हाइलाइट्स देखें रिपोर्ट की, तो ये कह रही है कि जो इंडिया की ग्रोथ को वो क्यों रिवाइज़ किया है उन्होंने, क्योंकि हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा। प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो गया है। और उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हायर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट जो है उससे हमको सेकंड जो रिवीजन उन्होंने जो है नेक्स्ट ईयर की भी कर दी है। इसीलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स बॉडी जो है इंडिया की, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, उन्होंने एक ड्रग सेफ्टी अलर्ट इशू किया है निमोसोलाइड के ऊपर, जो कि एक पिल है जिससे कि स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और ये स्टैंडर्ड सेट करता है इंडिया में ड्रग्स जो है उसके, ठीक है। बेसिक फंक्शन यही है, रेगुलरली स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स जो है वो अपडेट करना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करना, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन कैसे इंप्रूव किया जा सकते हैं, रैशनल यूज़ ऑफ जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करना, स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करना आइडेंटिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो फिक्स्ड ड्रग इरप्शन अगर हम देखें तो क्या होता है, तो बेसिकली इसमें कुछ जो है ड्रग इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि सेम साइट पर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर जो है वो ये डर्मेटोसिस होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 प्रिंसिपल्स जो है वो बताए हैं जिससे कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की जा सकती है सेक्शन 3 और सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो बेसिकली एक एसेंशियल रूल है स्टैट्यूट्स या लॉज को इंटरप्रेट करने का। तो इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी 2 लॉ हैं या कोई भी एक लॉ के अंदर 2 प्रोविज़न हैं जो कि कन्फ्लिक्ट में हैं एक दूसरे के, तो हमें उनको इस तरह से इंटरप्रेट करना है ताकि हम दोनों के प्रोविजंस को हार्मोनाइज कर सके, दोनों को हम रिटेन कर सके, ठीक है। तो कन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स को इस तरह से रिकनसाइल करो ताकि जो है दूसरा जो है वो नेगेट ना हो जाए। तो ये एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है हर स्टैट्यूट का कि जो भी लॉ बनाया जाता है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस और इंटेंट के लिए बनाया गया है। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई 2 लॉ, कोई एक बहुत पुराना लॉ था और कोई न्यू लॉ आपने बनाया, लेकिन उन दोनों में जो प्रोविजंस हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इन दोनों को अगर हम इफेक्चुएट करेंगे तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को नेगेट करेंगे इसके प्रिंसिपल्स। तो इसके लिए क्या होता है कि कोर्ट इंटरफेयर करता है, कोर्ट उन लॉज को इस तरह से इंटरप्रेट करता है ताकि जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं उनको रिमूव किया जा सके, और दोनों एक्ट्स के प्रोविजंस को या दोनों लॉज को जो है वो कैसे हार्मोनाइज करा जा सके, ये कोर्ट अपनी जजमेंट के थ्रू बताता है, ठीक है। तो जिस जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनल डिसीजन लेने की, तो इसमें जो है कोर्ट ने कहा है कि हर तरह का ऐसा एफर्ट करो जिससे जो है कन्फ्लिक्ट जो है कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस में उसको अवॉइड किया जा सके, और उनको इस तरह से इंटरप्रेट करो कि वो लॉज हार्मोनाइज हो जाएं। और एक सेक्शन ऑफ लॉ जो है उसको यूज़ करके दूसरे किसी प्रोविज़न को आप नलीफाई ना करो, उनको इस तरह से इंटरप्रेट करो कि दोनों प्रोविजंस जो है वो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल में जो है वो इंटरप्रेट और इफेक्चुएट किए जा सकें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि इंटरप्रिटेशन जो है अगर एक प्रोविज़न को रिडंडेंट या यूजलेस बना देती है और दूसरे प्रोविज़न को आप इंटरप्रेट करते हुए अगर ऐसा कर देते हो तो उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। हार्मोनाइज करने के लिए प्रिजर्व करो दोनों प्रोविजंस को जो कन्फ्लिक्ट में है, ना कि डिस्ट्रॉय करो जिससे कि जो है पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा अगर आप उसको हार्मोनाइज नहीं करोगे तो, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेथनॉल। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं यूएस के, उन्होंने कई लॉट्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स और एलो जेल्स जो है वो मेथनॉल एक्सपोजर की वजह से जो है वो रिकॉल कर लिए हैं। तो मेथनॉल क्या है? मेथनॉल जो है एक कलरलेस फेयरली वॉलेटाइल लिक्विड है जिसकी फेंटली स्वीट पंजेंट ओडर होती है। इसको हम वुड अल्कोहल भी कहते हैं। तो मेथनॉल प्रिपेयर करने के लिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन चाहिए होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो मेथनॉल बहुत ही चीप होता है बनाने के लिए। इसकी जो है फ्लेमेबिलिटी का रिस्क भी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन। और मेथनॉल को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है कई तरह के डोमेस्टिक कार्बन बेस्ड फीड स्टॉक्स के थ्रू, जैसे बायोमास, नेचुरल गैस या कोल। और एप्लीकेशंस अगर हम देखें मेथनॉल की, तो इसको केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और वाटर को रिमूव करने के लिए ऑटोमोटिव और एविएशन फ्यूल से उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सन ग्रेजिंग कॉमेट्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइनी सन ग्रेजर कॉमेट जो है वो डिस्कवर किया गया है ड्यूरिंग रिसेंट सोलर एक्लिप्स। तो सन ग्रेजिंग कॉमेट्स क्या होते हैं? स्पेशल क्लास ऑफ कॉमेट्स जो बहुत क्लोज आ जाते हैं सन के जब वो तो अपनी पेरीहीलियन पोजीशन पर, तो उसको हम कहते हैं जो है सन ग्रेजिंग कॉमेट्स। तो एक कॉमेट जो है वो लगभग 850,000 माइल्स जो है सन के पास जब आ जाता है, तो हम उसको सन ग्रेजिंग कॉमेट्स जो है वो मानते हैं। इतने पास आने की वजह से सन के जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कॉमेट्स के ऊपर, क्योंकि वो बहुत सारी सोलर रेडिएशन उनके ऊपर आने लगती है, सोलर विंड्स आने लगती हैं, स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्सेस या ग्रेविटेशनल स्ट्रेस भी सन का उनके ऊपर आता है। और इसकी वजह से जो है बहुत सारे सन ग्रेजर्स तो सर्वाइव भी नहीं कर पाते और बहुत सारे जो है वो इवेपोरेट ही हो जाते हैं सन के सोलर एटमॉस्फेयर में ही। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सन ग्रेजिंग कॉमेट्स जो हैं वो एक सिमिलर ऑर्बिट को ही फॉलो कर रहे हैं जिसको हम क्रूट्स पाथ कहते हैं। ये एक सिंगल ऑर्बिट है जिसमें कि 800 ईयर्स लगते हैं कॉमेट्स को कंप्लीट करने में। क्रूट्स कॉमेट्स जो हैं वो फ्रेगमेंट है बेसिकली एक सिंगल लार्ज कॉमेट का जो शैटर हो चुके हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो कॉमेट क्या है? कॉमेट फ्रोजन लेफ्ट ओवर्स है। जब सोलर सिस्टम बना था तो उस समय की जो डस्ट या रॉक या आइस बची हुई है उन्हीं से बनते हैं ये। तो ये हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जो है सन को ऑर्बिट कर रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको कंप्लीट होने में, इनको ऑर्बिट करने में। तो फ्यू माइल से लेके टेंस ऑफ माइल्स वाइड तक ये हो सकते हैं। डस्ट और गैस जो इनके टेल को बनाती है वो मिलियंस ऑफ माइल्स तक की हो सकती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is spyware and malware. This topic is important for your security section. So Apple has recently sent out warnings to iPhone users in India and 91 other countries that their phones may be under attack by a type of spyware called mercenary spyware, including the one called Pegasus. So what is spyware and malware? So spyware and malware are types of harmful software designed to infiltrate and damage computers or devices. Spyware specifically focuses on spying on a user's activities, and malware stands for a broader range of harmful programs which can include viruses, worms, ransomware and more. Malware typically aims to disrupt, damage or gain unauthorized access to a computer system or network. Okay, so what is mercenary spyware attacks? So mercenary spyware attacks are highly complex. They target specific individuals with exceptional resources. They surpass regular cyber criminal activity and consumer malware. They are difficult to detect and they prevent due to their substantial investment and short lifespan. These attacks also represent some of the most sophisticated digital threats globally. Mercenary spyware is designed to remotely infiltrate and compromise smartphones, and these surveillance tools could be used to monitor movements and communications, steal private data, and in some cases governments, intelligence agencies and law enforcement bodies, they have themselves bought mercenary spyware against political opponents and activists which are being targeted. So there are several of such mercenary spyware companies like the NSO Group, Finfisher, Hacking Team. So they help
infiltrate devices remotely, and they access calls, emails, messages, and other files. So, what is Pegasus? The most famous one. So, it's a malware or spyware which has been developed by Israel's NSO group. So, it exposes or it gains access through zero-click vulnerabilities. We'll see what is it. So once a phone is infiltrated, the spyware gains access to the entire data on that particular phone, including the emails, text, phone calls, camera, sound recording capabilities of the smartphone in real time. Okay, so what is zero-click exploit or zero-click vulnerabilities? So it refers to malicious software which is installed on a device without the device owner's consent. So what happens is that you have not clicked anywhere, you have not installed any data or any software from anywhere. What happens is that, like in the case of Pegasus, what was happening is that the target was receiving a WhatsApp call. The phone was not even showing that the call has been received, but he or she was receiving the call, and it was installing. Even if the person was not able to attend the call, the Pegasus got installed on that device automatically. Okay, so this is what zero click vulnerability means, that you have not clicked anywhere, zero click, but still without your consent the spyware or malware has been installed on your device. So the next topic is World Cybercrime Index. This topic is important for your security section. So following 3 years of research, an international team of researchers has compiled with the first ever World Cybercrime Index. So World Cybercrime Index is it identifies the globe's major cybercrime hotspots by ranking the most significant sources of cybercrime at a national level. So it has been developed as a joint partnership between University of Oxford and UNSW Canberra. So this data has been gathered through a survey of 92 leading cybercrime experts from around the world who are involved in cybercrime intelligence gathering and investigations. So it ranks roughly 100 countries and identifies key hotspots according to various categories of cybercrime, including ransomware, credit card theft, and scams. So the key findings of this index include that Russia tops this list, India is at the number 10 spot, but there have been certain kinds of cybercrime which were associated with particular countries only. Okay, for example, the US was associated with data and identity theft, while those cybercrimes those attacks which originate from China were related to technical products or services. So the next topic is Asian Development Bank. This topic is important for your economy section. So Asian Development Bank has recently upgraded India's GDP growth to 7% and 7.2% in 2024 and 2025 respectively. So ADB is a regional development bank which was established in 1966 to foster economic growth and cooperation among countries of the Asia Pacific region. So ADB assists members and partners by providing them loans, technical assistance, grants, and equity investments to promote social and economic development. It also provides financing to certain private sector projects as well as public-private partnerships. ADB regularly facilitates policy dialogues and provides advisory services also. So its headquarters is located in Manila, that is in Philippines. So its members currently are about 68 in number. Of these, 49 are from Asia and Pacific, and 19 are from outside this region. So ADB is run by a board of governors, and ADB has been modeled closely on the World Bank. So it relies on members' contribution as its source of funding. So as of 2022, the 5 largest shareholders of ADB are Japan and US, who hold a similar shareholding. Then there is China. At the 3rd number it is India, and at the 4th number is Australia. So if we look at the ties between India and ADB, India has been a founding member of ADB, and since 1986 when it started operating, ADB has aligned its operations in the country to the government's developing priorities. So ADB has also committed to 605 public sector loans, grants, and technical assistance, which totals about $52.6 billion to India. So recently, $350 million each to Chennai and Maharashtra were given as part of the loan to improve connectivity in these regions. So what are the key highlights of the recent ADB report? So this report
This forecast is part of the latest edition of ADB's flagship economic report called the Asian Development Outlook of April 2024. And this report has said that due to higher capital expenditure on infrastructure development by both central and state governments, rise in private corporate investment, strong service sector performance, and improved consumer confidence, we can say that the growth will pick up even more than previously anticipated for India. And for financial year 2025, even higher industry and infrastructure investment can be expected. So the next topic is Indian Pharmacopoeia Commission. This topic is important for your governance section. So recently, pharmaceutical standards body Indian Pharmacopoeia Commission has issued a drug safety alert over nimesulide, saying that this pill can trigger rashes on the skin. So what is Indian Pharmacopoeia Commission? So it's an autonomous institution of the Ministry of Health and Family Welfare. So it is created to set standards of drugs in the country. So its basic function is to update regularly the standards of drugs which are commonly required for the treatment of diseases prevailing in this region. So it also publishes official documents for improving the quality of medicines. It also promotes the rational use of generic medicines by publishing the National Formulary of India. It prescribes standards for identity, purity, and strength of drugs, which are required from the healthcare perspective of human beings and animals. So what is fixed drug eruption? So it is a it is a distinctive variant of drug-induced dermatosis with characteristic recurrence at the same site of the skin or mucous membranes. Okay. So the next topic is doctrine of harmonious construction. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently laid down 8 principles by providing harmonious construction to Section 3 and 5 of the Limitation Act of 1963. So doctrine of harmonious construction means so basically it's an essential rule for interpreting statutes or laws. So it states that whenever there is a conflict between two or more laws or between different parts of or provisions of a statute or law, we should interpret them in such a way that harmonizes them. So of course we have to reconcile the conflicting parts in such a way that they do not negate the purpose of each other. Okay, so we all know that the fundamental legal principle is that every law that is created for a specific purpose and intent. So they should be understood as a whole. So when two provisions are contradictory, it may not be possible to effectuate both of them. So for that, the court should interpret those laws in a way that removes the inconsistency and allows both provisions to remain in force, working together harmoniously. So the goal is to give effect to all the provisions, and the responsibility for the same lies on judiciary to make the final decision. So courts have, the Supreme Court has said that courts should make every effort to avoid conflicts between the conflicting provisions and reinterpret or interpret these provisions in a way that harmonizes them. A provision in one section of the law should not be used to nullify the provision found in another section of the law, and courts must interpret them in a manner that gives effect to both provisions to the greatest extent possible. So courts must also consider that an interpretation rendering one provision redundant or useless goes against the essence of harmonious construction and should be avoided. And harmonizing these two contradictory provisions means preserving and not destroying any statutory provision or rendering it ineffective. So the next topic is methanol. This topic is important for your science and tech section. So recently, health officials in the US have recalled several lots of hand sanitizers and aloe gels over the risk of methanol exposure. So methanol appears as a colorless, fairly volatile liquid with a faintly sweet pungent odor like that of ethyl alcohol. It is also known as the wood alcohol. So preparing methanol is based on the direct combination of carbon monoxide and hydrogen in the presence of a catalyst. So what are the benefits of methanol? So low production cost, it is cheap to produce, and it can be an alternative fuel also. So methanol also has a lower risk of flammability compared to gasoline. Methanol can be manufactured from a variety of domestic carbon-based feedstocks like biomass, natural gas, and coal. It can also be used to make chemicals to remove water from automotive and aviation fuels.
So the next topic is sun grazing comets. This topic is important for your science and tech section. So a tiny sun grazer comet was recently discovered during the total solar eclipse. So sun grazing comets are a special class of comets which come very close to the sun at their nearest point or approach, called the perihelion. So to be considered a sun grazer, a comet needs to get within about 850,000 miles from the sun. And being so close to the sun, it is very hard on comets for many reasons. So they are subjected to a lot of solar radiation, solar wind. These comets also experience extremely strong tidal forces or gravitational stress. In the hostile environment, many sun grazers do not even survive their trip around the sun. Most of them usually evaporate in the hot solar atmosphere. So most of the sun grazing comets observe or follow a similar orbit called the Creutz's path, which is a single orbit which takes about 800 years to complete. They collectively belong to a population called Creutz's group. So the Creutz's comets are fragments of a single large comet which was shattered thousands of years ago. The far end of the Creutz's path lies 160 times farther from the sun than the orbit of Earth. So what is a comet? So these are the frozen leftovers from the formation of the solar system. They are composed of dust, rock and ice. They orbit the sun in highly elliptical orbits, and they can take hundreds of thousands of years to complete. They range from a few miles to tens of miles wide. But as they orbit closer to sun, they heat up and spew gases and dust into a glowing head that can be larger than a planet. The dust and gases form a tail, and they stretch away from the sun for millions of miles. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.